हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडुटॉक बाय एम सर में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको इंटर के फिजिक्स में यूपी बोर्ड कक्षा 12 के फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन अभ्यास से गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में बताया था, जो कि 3 प्रकार का होता है। और उन्हीं नियमों के आधार पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के प्रकार और प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा उसे यह वीडियो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी बता रहा हूँ आपको कि उन्हीं 3 नियमों पे, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के 3 नियमों पे यह अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों दर्पणों से प्रतिबिंब उन्हीं 3 नियमों के आधार पर बनते हैं। आइए मैं उन 3 नियमों को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी गोलीय दर्पण है, ठीक है, यहाँ हमने अवतल दर्पण लिया है। हमने यहाँ पे गोलीय दर्पण कैसा लिया है? अवतल। जैसा कि आपको दिखा होगा, यह उभरा तल इसका गलई किया गया है और धंसा हुआ तल परावर्तन पृष्ठ है। यह रहा इसका ध्रुव और यह M1 M2 इसका द्वारक है। ध्यान दीजिएगा, M1 M2 द्वारक है और द्वारक का जो मध्य बिंदु या ऐसे कहें द्वारक का जो व्यास का बीच वाला बिंदु है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया ध्रुव क्या होता है। और यह रहा इसका वक्रता केंद्र, ठीक। यह रहा इसका सपोज दैट फोकस, मान लीजिए यहाँ पे यह फोकस है। तो 3 नियमों को हमने आपको पिछले वीडियो में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम में हमने आपको 3 नियम बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी नियम को हम फिर से दोहरा रहे हैं। पहला नियम, अगर मान लीजिए कि वस्तु यहाँ रखा हुआ है, वस्तु यहाँ रखा हुआ है, इस वस्तु को हमने नाम दे दिया ए और बी। वस्तु को नाम हमने क्या दिया? ए और बी। अगर वस्तु से जो प्रकाश की किरण वस्तु से निकले और मुख्य अक्ष, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये दिखा होगा आपका वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ये मुख्य अक्ष है और इसके यह समांतर किरण चल रहा है, यह वस्तु है ए बी, और ए बी से जो प्रकाश की किरण चल रहा है अगर वह मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह मुख्य को परावर्तन के पश्चात यहाँ जाके परावर्तित हो रहा है और परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाता है। नियम नंबर 1, एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर थी तो वह मुख्य फोकस से होकर गई है। नियम नंबर 1। सेकेंड, एक बार फिर हम ले रहा हूं ये रहा इसका और हमने यहाँ पे मान लीजिए वस्तु, अगर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, इससे होकर जाए, मुख्य फोकस से होकर जाए, तो वह क्या हो जाता है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए, ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण है, अगर यह मुख्य
फोकस से होकर जा रहा है तो यह मुख्य अक्ष के क्या हो जा रहा है, समांतर है। नियम नंबर ये 2 था। आप समझ गए होंगे कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अगर प्रकाश किरणें अगर पहले से ही मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी पे आपको ये चीजें भी समझ में आएंगी। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम भी आपको समझ में आएगा। एक बार आइए फिर से। अगर प्रकाश की वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है, ये वस्तु है और प्रकाश किरण चलती है, अगर यह मुख्य फोकस से होकर जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये था आपका नियम नंबर 2। और नियम नंबर 1 में हमने बताया था अगर प्रकाश की किरणें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलें तो यह किससे होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती है। इसी फिगर को हमने दोनों बता दिया आपको। अब आइए तीसरा, कंडीशन नंबर 3। कभी कभी ऐसा होता है, हम फिर लेते हैं अवतल दर्पण और यह रहा अवतल दर्पण का द्वारक M1, यह रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। ये रहा वस्तु, ये रहा प्रकाशित वक्रता केंद्र। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है। सॉरी, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ हो रहा है, एक बार मैं इसको आपको फिर से बना रहा हूँ। अगर प्रकाश किरणें, ये रहा वस्तु यहाँ पे, अगर प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे लौट जाती हैं। यानी देखिए, यहाँ वस्तु था, वस्तु से ये प्रकाश किरण चला है और वक्रता केंद्र से होकर गया है और यहाँ परावर्तित हुआ है और परावर्तन के पश्चात यह अपने ही मार्ग पे लौट जाती है। यानी आप समझ गए होंगे कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात वह फिर वक्रता केंद्र वाले मार्ग पे ही लौट आती है। इन्हीं 3 नियमों पे ये आपका अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम आपको हम बताने जा रहे हैं। पहले बात तो सुन लीजिए आप, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थितियां। और यह निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है। जरा इस बात को आप बड़ा ध्यान से समझना है। देखिए, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को 6 प्रकार से रख सकते हैं। कितने प्रकार से? 6 प्रकार से। इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो ये पूरा आपका जो चार्ट बना है यह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, यह है इसका द्वारक। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह रहा इसका वक्रता केंद्र। अगर इस अवतल दर्पण को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ऐसे कंप्लीट करते हैं तो ये यहाँ तक आता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये यहाँ तक ऐसे पूरा होगा। ठीक, इसका मतलब है कि वक्रता केंद्र के बाद ये इतना जो होगा यहाँ तक मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा? वक्रता केंद्र के भाग वाला भाग यहाँ तक भी, ये पूरा भाग आपका मुख्य अक्ष का ही एक हिस्सा होगा। और इसके जो बाहर भाग होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण का
जितना आपका क्षेत्र है, क्षेत्र के बाहर वाला भाग अनंत कहलाता है। बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि अनंत कहाँ है। ठीक, तो कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं? एक वस्तु को हम अनंत पर रख सकते हैं, और दूसरा वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, हम वस्तु को लाके वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। कंडीशन नंबर 4, हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख सकते हैं। कंडीशन नंबर 5, वस्तु को हम लोग फोकस पर रख सकते हैं। कंडीशन नंबर 6, हम वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। ठीक है, एक बार आइए फिर से। अभी हमने बताया अगर किसी गोलीय दर्पण को, जैसा कि हमने यहाँ पे अवतल दर्पण लिया है, इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें तो यह इसका परिसर होगा। ठीक, तो गोलीय दर्पण का जितना आपका परिसर है, इस परिसर से जो बाहर हम जाएंगे वह क्षेत्र कहलाएगा अनंत। ये रहा इसका अनंत। ठीक, तो किसी वस्तु को रखने की कितनी स्थितियां बनेगी, इस बात पर हम ध्यान दें। तो वस्तु को हम अगर गोलीय दर्पण के परिसर से बाहर रखेंगे तो वह स्थिति अनंत पर रखना कहलाएगा। ठीक, और अनंत को क्रॉस करके अगर हम इसके परिसर में आ जाएंगे, जैसे हम यह भाग अनंत था और अनंत को पार करके हम अगर वस्तु को यहाँ रख लें तो यह स्थिति कहलाएगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की स्थिति। ठीक, उसके बाद हम लोग वस्तु को रख सकते हैं वक्रता केंद्र पर। उसके बाद हम लोग वस्तु को रख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। उसके बाद हम लोग वस्तु को रख सकते हैं फोकस पर। उसके बाद हम लोग वस्तु को रख सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में। इस प्रकार आप देखेंगे कि टोटल कुल 6 दशा बनेंगी, 6 कंडीशन, 6 स्थितियां बनेंगी जहां पे आप वस्तु को रख सकते हैं। कौन कौन सी स्थितियां? एक, वस्तु को अनंत पर रखना। दूसरा, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखना। तीसरा, देखिए मैं खिसक रहा हूं, कैसे? मैं बाएं से दाएं खिसक रहा हूं। फिगर को आप कैसे बता रहा हूं? मैं खिसक रहा हूं बाएं से दाएं। यहां हमने लिया अवतल दर्पण, यह इसका ध्रुव है, यह इसका द्वारक है, और मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र है। ठीक, और वक्रता केंद्र के कुछ हिस्सा तक हम यहां तक अनंत नहीं मानेंगे, और इससे बाहर जब जाएंगे तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी अनंत। तो वस्तु को हम यहाँ एक बार रख सकते हैं, अनंत पर रख सकते हैं एक बार वस्तु को। वस्तु का नाम हम क्या रखना है? ए बी। फिर इसको हम खिसका के और बाएं से हम लोग दाएं चल रहे हैं और दाएं बढ़े तो हम वस्तु को यहाँ ला सकते हैं, जिससे हम कौन सी स्थिति बोलेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर हम थोड़ा सा और आगे खिसके ध्रुव की तरफ खिसकेंगे तो वस्तु को हम लोग रख सकते हैं वक्रता केंद्र पर। ठीक, और थोड़ा सा हम लोग आगे खिसके दाएं दिशा में तो वस्तु को हम लोग रख सकते हैं फोकस पर। और थोड़ा सा हम लोग दाएं खिसके ध्रुव की तरफ तो वस्तु को हम लोग रख सकते हैं ध्रुव और फोकस के बीच में। दिखा हुआ कंडीशन आपको, एक दशा नंबर 1, दशा नंबर 2, दशा नंबर 3, दशा नंबर 4, दशा नंबर 5। इस प्रकार 5 स्थितियां आपको 5 नहीं 6 बननी होगी। फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं। एक, अनंत पर। दूसरा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और तीसरा हो गया वक्रता केंद्र पे। चौथा हो गया, एक छूट गया आपका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और पांचवा हो गया वक्रता मुख्य फोकस पर। और छठा हो गया आपका मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ये 6 दशा में आपके प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण से। आइए इसका हमने एक चार्ट बनाया है। पहले कॉलम में हमने लिखा है वस्तु की स्थिति, दूसरे में लिखा है प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे में लिखा है प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार, और चौथे में हमने इसका किरण आरेख बनाया है। पहली स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पर। देखिए हमने बताया था अभी कि वक्रता, ये हमने बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये सी आपका वक्रता केंद्र है।
वक्रता केंद्र के बाहर ये इसका परिसर है, और परिसर के बाहर ये कौन सा भाग है? अनंत। तो हमने अनंत पर वस्तु का नाम क्या रखा है? ए बी। अभी हमने जैसा आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह उसी मार्ग पे लौट जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और एक प्रकाश किरण किससे होकर जा रही है? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। एक चीज आपको इसमें बहुत ध्यान देना है कि जब भी दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहां जिस बिंदु पर काटेंगी, जब भी दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी, यानी जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि इस चित्र में देख लीजिए, इस वस्तु से एक किरण चला है जो कहां से होकर जा रहा है? वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पे लौट जा रही है, जबकि वह किरण जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है पर यहाँ पे परावर्तित होकर परावर्तक पृष्ठ पे परावर्तित होकर मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और देखिए दोनों किरणें वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें और जो मुख्य फोकस से होकर परावर्तित हुई किरण है, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। और यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है? बी डैश ए डैश। आपने देखा होगा कि वस्तु यहाँ बड़ा था और प्रतिबिंब यहाँ क्या बना? छोटा। ठीक, और छोटा भी बना और उल्टा भी बना है। तो पहला कंडीशन, अगर हम लोग वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस तल पे। इसी को हम लोग फोकस तल कहते हैं। देखिए एकदम फोकस पे ही बनना है। यानी हम इसके पहले बता भी चुके हैं कि अगर फोकस पे एक लंब खींचेंगे तो उसी को हम लोग फोकस तल कहते हैं। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस तल पर। और वस्तु की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। कंडीशन नंबर 2, अगर वस्तु को हमने कहा ना कि हम बाएं से दाएं की तरफ खींचेंगे, अगर हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखें, अभी हमने इसको अनंत कहा था, ठीक, अब इसके परिसर में यानी हम इस चित्र में यहाँ पे आ गए हैं, देखिए, ठीक। अब हम वस्तु को ए बी को खिसका के दाएं चलना है बाएं से, और हम आ गए इधर अनंत था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब हम लोग वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, देखिए यहाँ भी दो वस्तु से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। एक प्रकाश किरण जो सीधे जाती है मुख्य अक्ष के समांतर, यह रहा मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तक पृष्ठ पर परावर्तित होकर, तो आपने पढ़ा होगा इसके पहले आप नियम में पढ़े हैं कि जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं परावर्तन के पश्चात वो किससे होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये किरण, चूंकि ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, दूसरी किरण आप फिगर में देख रहे होंगे कि यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और जब वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो अपने ही मार्ग पर लौट जाएगी। और दोनों किरणें यानी एक मुख्य फोकस से आने वाली किरणें और एक वक्रता केंद्र पर लौट जाने वाली किरणें, दोनों एक दूसरे को कहाँ किस बिंदु पर काट रही हैं? ए डैश पे। तो यहाँ प्रतिबिंब क्या बनना है आपका? उल्टा। देखिए प्रतिबिंब आपका यही बनेगा, ठीक। वस्तु ए बी आपका बड़ा था और वस्तु क्या था? ए बी था, लेकिन प्रतिबिंब यहाँ बी डैश ए डैश हो गया। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा हो गया। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो कंडीशन नंबर 2 में भी आपने देखा कि जब वस्तु को हम लोग अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, वह उल्टा बनता है, ठीक है। अच्छा, कंडीशन नंबर 3, अब हम लोग किसके लेंगे? तो पहले कंडीशन में हम लोग अनंत पर थे, दूसरे कंडीशन में हम लोग अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में थे, और अब हम लोग तीसरे कंडीशन में कहाँ पे आ जाएंगे? वक्रता केंद्र पे। जब हम लोग वक्रता केंद्र पर पहुंचते हैं तो उस समय देखिए क्या कंडीशन होता है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वह किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण ये फोकस से होकर जाती है, और जब फोकस से होकर जाएगी तो यह क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। आप देख रहे होंगे ये किरण आपका मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण थी वह मुख्य फोकस से होकर आई है,
और एक किरण जो मुख्य फोकस से होकर गई है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण जो मुख्य फोकस से होकर गई है और जो मुख्य फोकस से होकर गई किरण है और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? बिंदु ए डैश पर। तो यहाँ प्रतिबिंब आप देख रहे होंगे इस दशा में जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उस समय बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, वास्तविक होता है परंतु क्या होता है? उल्टा होता है। तो कंडीशन नंबर 3 में आपने देखा होगा जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। लेकिन प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है, आकार कैसा होता है? प्रतिबिंब वास्तविक तो बनता है, उल्टा तो बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर ही बनता है। कंडीशन नंबर 4, अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र तक पहुंच गए। अब हम लोग वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिए, देखिए यहाँ रखा हमने, यह वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, अपने वस्तु को यहाँ पे बीच में रखा है। जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वस्तु से एक किरण जो चलता है वह मुख्य अक्ष के समांतर होता है। वह आप नियम में पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये जो किरण चली थी मुख्य अक्ष के समांतर थी और यहाँ पे परावर्तन होने के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर गया है। दूसरी किरण जो फोकस से ही होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, कहां पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी प्रतिबिंब कहाँ बनना है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और प्रतिबिंब कैसा बनना है? उल्टा बनना है, लेकिन वस्तु से बड़ा बनना है। आप फिगर में भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 4 में, स्थिति नंबर 4 में आपने देखा कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में ले जाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनती है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनती है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु का उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक, ये था आपका कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 5 का ही है। अब हम कहाँ पहुंचेंगे? फोकस पर। कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 पे अब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस पे। आप फोकस या हमने वस्तु को यहाँ पे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक किरण जो चलता है मुख्य अक्ष के समांतर वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चली है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से चली है परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि दोनों किरणें एक दूसरे को बहुत आगे जाकर एक दूसरे को काटेंगी। और अभी हमने आपको बताया है कि परावर्तित, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वही प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब हो ना हो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बहुत दूर का मतलब अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? काफी बड़ा होगा, यानी वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, यानी हम जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, लेकिन प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और अंतिम कंडीशन, हाँ, और अंतिम छठवां कंडीशन, छठे कंडीशन को हमने आपको ये पूरा चार्ट नहीं बनाया, इसके लिए हमने आपको बस यहाँ फिगर बना दिया। यहाँ देखिए छठे कंडीशन में अभी आपने देखा था वस्तु को हम कहाँ ले गए थे? फोकस में। अब हम कहाँ जाएंगे? फोकस और ध्रुव के बीच में। छठे कंडीशन में अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, ये रहा फोकस F और यह रहा ध्रुव P, इसके बीच में हमने वस्तु को रखा है, तो उस समय बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। क्यों होता है मैं भी आपको बता रहा हूँ। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है,
दर्पण के जब पीछे बनेगा तो अभी मैंने आपको बताया था दर्पण के पीछे बनता है और अनंत पर बनता है, यानी दर्पण के परिसर से बाहर। और जब प्रतिबिंब दर्पण के परिसर से बाहर बनेगा तो इसका मतलब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। आइए इस टॉपिक को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। जब हम लोग छठा कंडीशन, वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। देखिए, तो एक प्रकाश की वस्तु से प्रकाश की एक किरण चलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वह कहां से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। और एक किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह अपने ही मार्ग पर लौट जाती है। तो आगे ये दर्पण, अवतल दर्पण के सामने ये कहीं भी काटती हुई नहीं दिखती हुई है, लेकिन आभासी रूप से यह दर्पण के पीछे काटती हुई दिखती है। अभी मैंने कहा आभासी रूप से यह दर्पण के पीछे दूसरे को काटती हुई दिखती है। इसका मतलब कि जब आभासी रूप से दर्पण के पीछे काटती हुई दिखेंगी तो हो ना हो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, यानी छठवें कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो अभी आपने 5 कंडीशनों में देखा होगा कि 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा होता था, वास्तविक बनता था। 5 कंडीशन में वास्तविक व उल्टा बनता था, लेकिन छठे कंडीशन में कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है। ठीक है, यानी जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे अवतल दर्पण के सामने, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा। हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। अभी मैंने बताया ना कि दर्पण के परिसर से आप बाहर जाएंगे तो कौन सा हिस्सा कहलाएगा, अनंत, या इसका ध्रुव रहा तो अनंत, ये अनंत आपका अनंत और ध्रुव के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुल कितनी दशाएं हो गई, 6 में 5 दशाओं में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक व उल्टा। और छठे दशा में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी व सीधा। वह छठा दशा कौन सा है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में। उम्मीद है दोस्तों कि यह अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और यदि कुछ दिक्कतें होंगी तो आप ज़रूर कमेंट्स करेंगे हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी यही ताकत है। हम आपको अच्छे से अच्छी और आगे और मेहनत करके आपको हम बढ़िया से बढ़िया वीडियो दे सकें और आसानी से जो आपको समझ में आ जाए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।